सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के 2019 में जो प्रश्न पेपर हुए थे उनमें 4 शिफ्टों के हमने पेपर को मिलाया है, यानी 25-25 प्रश्न। एक पेपर में 25 प्रश्न जीके के आते हैं, तो हमने 4 पेपरों को मिलाया है और हमने 100 प्रश्न बनाए हैं। सुपर फास्ट हम 100 प्रश्न करेंगे बिना किसी विश्लेषण के साथ, बिल्कुल जल्दी से जल्दी 100 प्रश्नों को निपटाएंगे और उनको ख़त्म करेंगे। इससे क्या होगा, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। तो कल हम लेकर के आएंगे हिंदी के, फिर अगले दिन हम लेकर के आएंगे रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये जो 25 प्रश्न रहेंगे वो एसएससी जीडी 14 तारीख जो फरवरी में पेपर हुआ था 2019 में, शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था उसमें जो 25 प्रश्न पूछे गए थे वो सभी 25 प्रश्न इसमें शामिल है। ठीक है, तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत है 10.2, 12.4, 16.6 या 14.2। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका आपको जवाब देना है, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, 14.2। क्या 14.2? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, 14.2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, किस घरेलू कचरे में पुनरावृत्ति की एक उत्कृष्ट क्षमता है? किस घरेलू कचरे में पुनरावृत्ति की एक उत्कृष्ट क्षमता है? ठीक है, इसका हमें जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है सब्जी उच्छिष्ट, दूसरा ऑप्शन धातु, तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है रबड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सब्जी उच्छिष्ट। क्या है इसका सही आंसर? सब्जी उच्छिष्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हवा की नमी को कौन मापता है? यानी हवा की नमी को जो मापता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं या हाइड्रोमीटर कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सही, बिल्कुल हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यानी हाइग्रोमीटर हवा की नमी को मापता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुपर फास्ट 100 प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है? लिंग समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या है इसमें? देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या है इसका सही आंसर? अंतरिक्ष अनुसंधान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे से छोटे ऋण देता है। कौन है? रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक, सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक? तो कौन है इसका सही आंसर? है ग्रामीण बैंक। कौन है? ग्रामीण बैंक। यानी जो ग्रामीण बैंक है वो बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे से छोटे ऋण देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी राजा के पैर चुम्बन की प्रथा शुरू की? पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। यानी निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी राजा के पैर चुम्बन की प्रथा शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए बिना किसी विश्लेषण के साथ आज प्रश्नों को करते हैं और सुपर फास्ट 100 प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है। यानी IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है। नीली सूची है, हरी सूची है, लाल सूची है या काली सूची है? तो इसका सही आंसर क्या है? लाल सूची। कैसी है? लाल सूची। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए
पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आए 42वें और 43वें संशोधन अधिनियम, 86वें और 87वें संशोधन अधिनियम, 63वें और 64वें संशोधन अधिनियम, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम। तो पंचायती राज संस्थान कब अस्तित्व में आए? तो 73वें 74वें संशोधन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में ऐसे किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीता? ठीक है, उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में ऐसे किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीता? तो किसने जीता था? बेल्जियम, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या पाकिस्तान? तो किसने जीता था? बेल्जियम ने जीता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही आंसर है बेल्जियम। ठीक, बेल्जियम। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है आनुवंशिक प्रवास, आनुवंशिक रेखा, आनुवंशिक सुधार, आनुवंशिक अशुद्धि। यानी जो शब्द जो होता है उत्परिवर्तन, क्या उत्परिवर्तन मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है? तो ये करता है आनुवंशिक अशुद्धि। क्या करता है? आनुवंशिक अशुद्धि। इसका सही आंसर क्या है? आनुवंशिक अशुद्धि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भारतीय एथलीट किसको दिया गया था? प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भारतीय एथलीट यानी किसको दिया गया था? अनिर्बान चटर्जी, पंकज आडवाणी, ठीक है, पंकज आडवाणी और दूती चंद और विनेश फोगाट। किसे दिया गया था? ये दिया गया था विनेश फोगाट को। किसे दिया गया था? विनेश फोगाट को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स, प्रेरीज, पंपास, बेल्ट। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल्ट। आप कमेंट करके बताएंगे प्रेरीज घास के मैदान कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, पंपास कहाँ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुपर फास्ट 100। ठीक है, नागर शैली वास्तुकला का वह मंदिर कौन सा है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नागर शैली वास्तुकला का वह मंदिर कौन सा है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, सोमनाथ, हम्पी, मीनाक्षी। तो कौन है? खजुराहो। कौन है? खजुराहो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आज। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? हल्दी घाटी, कालिंजर, चौसा या पानीपत? यानी जो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा था तो उसमें कहाँ हराया था? तो पानीपत का युद्ध सभी को मालूम 1526 का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप अपनी तैयारी को देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्राप्त हुआ है? मिजो मिर्च, रतलामी से, जोहा चावल या दार्जिलिंग चाय? तो सभी को मालूम दार्जिलिंग चाय। क्या? दार्जिलिंग चाय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यापक रूप में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। प्रोपेन, ऑक्टेन, मीथेन या ब्यूटेन? तो इसका कौन है? ये मीथेन है। ठीक, मीथेन जो व्यापक रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से है? ठीक है, यानी डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? वॉलीबॉल में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है, स्नूकर में किया जाता है या कबड्डी में किया जाता है? तो ये किया जाता है टेनिस में डबल फॉल्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है, आधुनिकीकरण कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है। यानी देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन आप बताएंगे कि एलपीजी, ठीक है, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था और प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है? औद्योगिक विकास, गरीबी अनुपात, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय?
यानी किसी देश में अगर जीवन स्तर का हमें पता लगाना है तो हम कौन सा मापदंड को एक आधार बनाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है। औद्योगिक विकास, गरीबी अनुपात, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए जब प्रति व्यक्ति आय का जब हम पता लगा लेंगे कि एक व्यक्ति कितना रुपए कमाता है, तभी हम पता लगा लेंगे कि इस देश में जीवन स्तर अच्छा या खराब है। ठीक है, अगर मान लिया एक व्यक्ति ज़्यादा रुपए कमाता है तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, कम कमाता है तो कम। ठीक है, चलिए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? सीरिया, इराक, बहरीन या सऊदी अरब। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सऊदी अरब में। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना किसी विश्लेषण के साथ सुपरफास्ट 100। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 10 सदस्य शामिल हैं, इसकी शक्तियां केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं, मुंबई इसके मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, क्या पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो इसमें 10 सदस्य शामिल हैं, बिल्कुल गलत, 10 नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल है गलत। फिर इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं, बिल्कुल सही। मुंबई इसके मुख्यालय के रूप में कार्यरत है, नहीं। इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च, बिल्कुल गलत, न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? विंध्य का, सतपुड़ा का, अरावली का, नीलगिरी का। यानी जो डोडा बेटा है वो किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो ये है नीलगिरी का। किसका है? नीलगिरी का। ठीक है, नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन? डोडा बेटा। अगले पर चलते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर कौन सा है? भुवनेश्वर, इंदौर, बेंगलुरु या अहमदाबाद। यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर कौन सा है? भुवनेश्वर, इंदौर, बेंगलुरु, अहमदाबाद। कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। करो या मरो भारत में किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। ये बताने की जरूरत नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो पेपर था इसके जो 25 प्रश्न थे वो हमने लगभग 13 मिनट में कंप्लीट कर लिए। और हम अगले सेट की तरफ चलते हैं, अगले शिफ्ट में जो पेपर आए थे उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, जो ये पेपर है वो आया था 21/2/2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? अंतर फसल, पलवार, समोच्च जुताई या अपक्षय। मतलब कौन जो मिट्टी संरक्षण का है वो तरीका नहीं है? अंतर फसल कर सकते हैं, हो सकता है, पलवार, समोच्च जुताई या अपक्षय। तो अपक्षय। कौन है? अपक्षय। यानी जो अपक्षय है वो मिट्टी संरक्षण का, यानी मिट्टी को बचाने का क्या तरीका नहीं है। ठीक है, तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? ठीक है, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 3 लाख। तो कितना है इसका? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काटना एवं जलाना प्रकार की खेती को किस नाम से जाना जाता है? यानी इस प्रश्न कह रहा है काटना एवं जलाना प्रकार की खेती को इस नाम से भी जाना जाता है। यानी किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण या अस्थायी खेती, गहन निर्वाह खेती, व्यापक खेती या व्यवसाय खेती। बताइए, काटना एवं जलाना प्रकार की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थानांतरण या अस्थायी खेती। क्या कहा जाता है? स्थानांतरण, अस्थायी खेती। ठीक है, काटने एवं जलाना प्रकार की खेती को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण या अस्थायी खेती। बिना किसी विश्लेषण के साथ 100 प्रश्न कर रहे हैं हम।
ठीक है, चलिए जल्दी से 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेज़बान देश कौन है, इसको आपको याद रखना है, ये फिर भी आ सकता है। ठीक है, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेज़बान देश कौन है। ठीक है, तो कौन है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस या कतर। तो बिल्कुल सही, कौन है, कतर। कौन है, कतर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट सुपरफास्ट 100। चलिए ये देखिए प्रश्न, शायद आपको नहीं दिखा रहा होगा, हम बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, देखिए पढ़िए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है। यह घर के वयस्क पुरुष द्वारा चोट या नुकसान की धमकी के मामले पर लागू होता है। डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया, उसके माध्यम से क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो जानकारी है, इसमें से हमें एक चीज़ है वो सही नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को हमें छांटना है कि इसमें क्या सही नहीं है। देखिए, चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है, बिल्कुल सही। क्या, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो सही है पहला। दूसरा, यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है, ये पता नहीं। अब तीसरा देखते हैं, यह घर के वयस्क पुरुष द्वारा चोट या नुकसान की धमकी के मामले पर लागू होता है, बिल्कुल सही। चाहे वयस्क हो चाहे, ठीक है, वयस्क अगर पुरुष है उसके द्वारा अगर चोट दी जाती है, नुकसान किया जाता है, धमकी दी जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है। अगला देखिए, डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती हैं या रह चुकी हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसमें गलत है। यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है, ये क्या है, गलत। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, खादी उत्पादों पर कर, नमक कर। यानी महात्मा गांधी ने सबसे पहले देशव्यापी सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, ठीक है, किसके विरोध में शुरू किया था। रॉलेट एक्ट, बंगाल के विभाजन के, खादी उत्पादों पर कर और नमक कर, यानी किसके विरोध में पहला सत्याग्रह किया था। तो रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, खाद्य उत्पादों पर कर या नमक कर, किस पर किया था, तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से। वैसे तो पहला सत्याग्रह इन्होंने चंपारण बिहार में किया था। ठीक है, जब राम, ठीक है, चलिए अब विश्लेषण नहीं करते, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 45, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर अधिकार रखता है। यानी संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर अधिकार रखता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर क्या है, अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही। इस किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ये क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935। किसने, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा
किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? बताने की ज़रूरत नहीं, इजी बहुत इजी, ठीक है। तो महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत मिशन के लोगों पर भी महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। कुचिपुड़ी की जड़ें कहाँ से निकलती हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या पुडुचेरी, ठीक है। तो कहाँ से निकल, कुचिपुड़ी की जड़ें कहाँ से निकलती हैं, मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन मिस हो गए, तो हम इसका आंसर बता देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 2. क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 2.1 बिलियन। क्या है? 1 बिलियन, ठीक है। 2.1 बिलियन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को, सेप्टिक को उनकी क्षमता है, उदासीन करना उनकी क्षमता है, अमूर्त उनकी क्षमता है, या नेचरिज उनकी क्षमता है। क्या उनकी क्षमता है, ठीक है। तो इसे हमें बताना है। तो क्या है इसकी क्षमता? उदासीन करना। क्या है? उदासीन करना। यानी अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को उदासीन करना की उनकी एक क्षमता। उदासीन करना उनकी क्या है? एक क्षमता है, ठीक है। चलिए भारतीय एथलीट दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? भारतीय एथलीट दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन 1 शॉट पुट, नंबर 2 जेवलिन, नंबर 3 जंपिंग, नंबर 4 स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग, किससे? स्प्रिंटिंग, ठीक है। किससे जुड़ी है? स्प्रिंटिंग से जुड़ी। चलिए जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन थ्रो कॉन्वर्सेशन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन, इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन, आइसलैंडिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। क्या है? मतलब जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसको याद कर लेना, फिर से पूछा जा सकता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। आप सभी की क्या फुल फॉर्म याद करके ले जाना, ठीक। चलिए अगर आपको महत्वपूर्ण दिवस याद नहीं तो हमारी पिछली वीडियो में सभी महत्वपूर्ण दिवस की PDF नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीछे की वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? ठीक है, गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश द्वारा, चोल राजवंश द्वारा, पेरियार राजवंश द्वारा या चालुक्य राजवंश द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या है? काकतीय राजवंश द्वारा। यानी गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। फिर से एक बार, गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। चलिए ये देखिए प्रश्न, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का MSP जारी करता है। MSP, तो MSP का पूर्ण रूप क्या है? न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, अधिकतम विक्रय मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य। तो अधिकतम का तो सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। अधिकतम का तो क्या है? सिस्टम ही नहीं है। न्यूनतम बिक्री मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो न्यूनतम क्या समर्थन मूल्य, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन देखो यहाँ पर न्यूनतम मतलब होता है मिनिमम, लेकिन यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, और ये कहाँ तक सही है? यहाँ तक सही, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, चलिए। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? शिमोगा जिले में, बेल्लारी जिले में, मैसूर जिले में, या हसन जिले में? यानी जैनियों का पवित्र स्थान जो श्रवणबेलगोला है वो कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो हसन जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? हसन जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीता गोपीनाथ निम्न में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कायम होने वाली पहली महिला बनी। विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? गीता गोपीनाथ निम्न में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कायम होने वाली पहली महिला बनी। तो ये बनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फटाफट करते हैं अपने 100 प्रश्न। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रश्न कह रहा है 1 दिन, 15 दिन, 7 दिन या 2 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1 दिन। ठीक है, यानी केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुपरफास्ट 100। ठीक, चलिए देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? उनके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं। शंकुधारी वृक्ष, साइकस और जिनकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है। फूल प्रजनन अंगों को वहन करते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, शंकुधारी वृक्ष, साइरस और जिंकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। ये सही नहीं है। ठीक है, जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है और फूल प्रजनन अंगों को वहन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने हॉकी के 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय की ये करंट अफेयर का क्या है? क्वेश्चन है। तो आखिरी बार कब जीता था? तो 1980 में जीता था। आप लोग इस बात का कमेंट करके हम बताएंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे कि भारत ने इस बार पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? ठीक है, चलिए। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? व्लादिमीर लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और एंटोन चेखोव। किसने लिखी है? वॉर एंड पीस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय। और अगर विश्लेषण करूँ तो इनसे ही प्रभावित थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के शासनकाल में किया था। मतलब तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था? अकबर के शासनकाल में किया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया था, या नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में किया था? देखिए, तो किसके शासनकाल में किया था? यानी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूखी बर्फ ठोस रूप है, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का या ओजोन का? यानी जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस रूप है किसका? मीथेन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑक्सीजन का या ओजोन? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ठोस मतलब जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस होती है, और जो ठोस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होती है। चलिए, ये दूसरे सेट का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बे में रहते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। पशु का मांस प्रधान भोजन था। बिल्कुल गलत। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। बिल्कुल सही। घर पके हुए ईंटों से बने थे। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 2। इस चीज़ को पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो चलिए हाँ, यहाँ पर अब दूसरा सेट भी खत्म हुआ। कुल मिलाकर हमने 50 प्रश्नों को किया। अब हम चलिए अपने 50 प्रश्नों को फिर करते हैं। चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये SSC GD 1/3/2019 जो शिफ्ट तीसरे का पेपर हुआ था, यानी थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंतर्गत ये पूछा गया था। ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं ये वहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न पर चलते चलिए। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, उज्जैन में या विदेश में? तो कहाँ स्थित है? ये विदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? विदेश में। ठीक है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट। हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। कौन है? यानी हमारी अंदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा है जो हमारे खाना पचाने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो कौन है ये? लैक्टोबैसिलस। और कौन है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही इसका आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जन स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो जब महिलाओं की बात हो तो किससे संबंधित होगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुपरफास्ट 100 हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? दीपिका कुमारी, दीपिका पल्लिकल, बॉम्बेला देवी लेसरम और लक्ष्मी रानी माझी। किसने 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय तीरंदाज जो हैं उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये किसने जीता था? तो दीपिका कुमारी ने जीता था। किसने जीता था? दीपिका कुमारी ने। अब देखिए कितने पुराने क्वेश्चन आ गए। चलिए, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री या पटकाई। सभी को मालूम कौन है ये? हिमालय। कौन है ये? हिमालय। यानी जो हिमालय वो बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल फटाक से इसका जवाब 1905। कब हुआ था? 1905 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक थी कौन सी? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो पुस्तक कौन सी? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? गोवा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। यानी जो नोंगकर्म नृत्य होता है वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2017, 2014, 2016 या 2018। यानी भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2018 में। कब किया गया था? 2018 में। यानी 2018 में भारतीय की संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक पारित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी पौधों और जानवरों की विविधता जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? अर्ध सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, कटीले वन में पाई जाती है, शुष्क सदाबहार वन। यानी दुनिया की आधी से अधिक जैविक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मज्म उल
बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, हुमायूं, दारा शिकोह या बाबर? कौन था ये? दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह। ठीक है, आप प्रश्न आप कमेंट करके हमें बताना प्लीज कि दारा शिकोह किसका पुत्र था। ठीक है, ये दारा शिकोह ये होशियार था या बेवकूफ़ था? ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमने किस देश के संविधान से लिए? क्या सोवियत संघ के संविधान से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिए या आयरलैंड के संविधान से लिए? तो हमने कहाँ से लिए? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिए? मौलिक अधिकार लिए। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? डैन्यूब, वोल्गा, फुरात या दजला? जो कौन सी नदी है वो 10 देशों से होकर बहती है? तो बिल्कुल सही, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से होकर बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट, सुपरफास्ट 100। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजेंद्र सिंह, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक। तो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? यानी प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य थे, लिच्छवी थे, मौर्य थे या गुप्त थे? तो कौन थे? शाक्य थे। कौन थे? शाक्य थे। बौद्ध काल शाक्य मुनि। आप कमेंट करके बताइए शाक्य मुनि कौन है। ठीक है, चलिए इसको हम किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त है? मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट यानी जो आपका केंद्रीय बजट होता है उसको सबसे ज़्यादा बार यानी 10 बार किसने प्रस्तुत किया है? तो बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। आप इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा सबसे लंबा बजट भाषण किसके नाम पर है? सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के नाम पर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में अगर घाटा पड़ता ही रहता तो आप क्या होंगे? आप कर्ज लेंगे। क्या लेंगे? आप कर्ज लेंगे। तो क्या होगा? कर्ज बढ़ेगा। यदि मतलब देश में जब घाटा बढ़ता ही जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम कर्ज लेना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? कर्ज लेना स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ता कर्ज। ठीक है, ब्याज दर में कमी तो इसका कोई मतलब नहीं है। संतुलित बजट कहाँ से रह पाएगा जब बजट घाटे में चला जाएगा? अधिशेष बजट भी नहीं होगा। क्या होगा? हम कर्ज लेते चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, 1960 में, 1965 में या 1969 में? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल सही, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन थी और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? अगले प्रश्न वो निकल सकता है। 1965 तो यही दिया है। 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए। बागुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? मुंडा जनजाति का है, भील जनजाति का है, बोडो जनजाति का या गारो जनजाति का? बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो ये किस जनजाति का? तो बोडो जनजाति का है। किस जनजाति का? बोडो जनजाति का। अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट, सुपरफास्ट 100 करनी जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल जिसे कहते हैं मांद में रहता है? कछुआ, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, खरगोश? कौन रहता है बिल में? कौन रहता है? कछुआ नहीं रहता, मगरमच्छ नहीं रहता, ऑक्टोपस नहीं रहता, खरगोश रहता है। ठीक है, खरगोश रहता है। आप कमेंट करके बताइए कि नर खरगोश को क्या कहते हैं और मादा खरगोश को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि नर खरगोश को कहते हैं बक और मादा खरगोश को कहती हैं डो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
नर खरगोश को कहते हैं बक और मादा खरगोश को कहते हैं डो। चलिए, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? रूस की है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका? किसकी? यानी विश्व में किस देश की साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? तो किसकी है? रूस की। बिल्कुल सही, किसकी है? रूस की है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? दिलीप कुमार है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आदिल हुसैन है या अमिताभ बच्चन है? तो कौन इसके? आदिल हुसैन। यानी आदिल हुसैन जी जो हैं वो नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है नॉर्वे नेशनल अवार्ड, उसको पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? आदिल हुसैन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न है, कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? यानी कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? पुनर्चक्रण, निषेधन, भूभराव या पारिस्थितिकी? तो इसका सही आंसर क्या है? भूभराव। क्या है? भूभराव। अगले प्रश्न पर चलते फटाफट। दिसंबर 1929 के दौरान दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? ठीक है, यानी दिसंबर 1929 के दौरान जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सत्र हुआ, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। तो वो कहाँ हुआ था? वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो यहाँ पर 50 प्रश्न मतलब 25 प्रश्न इसमें भी पूरे हुए। अब हमारे पास मात्र बचे हैं 25 प्रश्न, जो लास्ट के 25 प्रश्न कुल मिलाकर हो जाएंगे 100 प्रश्न। चलिए उन 25 प्रश्नों की तरफ फटाक से चलते हैं हम लोग। चलिए, तो ये रहे आपके वो प्रश्न। ये SSC GD 6 मार्च को जो पेपर हुआ था 2019 में, शिफ्ट तीसरी का यानी थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें पूछे गए प्रश्न। ऑनलाइन पेपर होता तो हो जाती 3 शिफ्ट। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यानी भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 198, 199, 299 या 298? कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 299 सदस्य थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता उनका क्या होनी चाहिए? मृत्यु दर, आय, मानव विकास सूचकांक या जनसंख्या? देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता उनका क्या होना चाहिए? मृत्यु दर से हम आर्थिक विशेषता ज्ञात कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। मानव विकास सूचकांक से? बिल्कुल नहीं। किससे? आय से। ठीक है, आय से। मतलब जब हम जितना कमाएंगे उसी हिसाब से हमारा क्या होगी? आर्थिक व्यवस्था होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेरी वेरी इजी प्रश्न। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, रावी नदी पर या फिर चिनाव नदी पर? तो बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? किसानों और आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन, पनबिजली उत्पादन में कोई सहायता नहीं, हस्त श्रम की कमी, बेलागत प्रभावी नहीं है। किस यानी विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? तो किसानों और आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है इससे। ठीक है, किसानों और आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय सांस्कृतिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है? लाल किला परिसर को, हुमायूं का मकबरा को, जामा मस्जिद को या कुतुब मीनार को? तो जामा मस्जिद को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं कि 1983 में
किन किन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? किस उच्च न्यायालय में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? मुंबई उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में या कोलकाता उच्च न्यायालय में? तो किसमें है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किसमें है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइकिल की सवारी द्वारा विश्व की परिक्रमा करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? ई चोबा देवी, मयूरी लुटे, वेदांग कुलकर्णी या रामेश्वरी देवी? तो कौन है? तो वेदांगी कुलकर्णी। कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। साइकिल की सवारी द्वारा विश्व की परिक्रमा करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुपरफास्ट 100 है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न है। 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन गोस्वामी, मुकुंद वदराजन, ज्योति प्रकाश निराला या हंगपन दादा? तो किसे किया गया? ज्योति प्रकाश निराला को। ज्योति की ज्योति जल गई 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में। इस तरीके से आप याद कर ले, अशोक चक्र इनको मिला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाक से। सितारों की टिमटिमाहट के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय परावर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है या आंतरिक परावर्तन होता है? जो सितारों की जो टिमटिमाहट होती है उसके कारण क्या होता है? वायुमंडलीय परावर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है या आंतरिक परावर्तन होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय राज्य ने आवास समितियों, उद्योगों और भवनों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर संयंत्रों को अनिवार्य कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने, नागालैंड ने, हरियाणा ने या मणिपुर ने? तो ये कर दिया हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने आवास समितियों, उद्योगों और भवनों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर संयंत्रों को अनिवार्य कर दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल सही। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाते हैं। यानी जो मशरूम होता है और अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाते हैं और उन्हें यानी खाद मिट्टी में परिवर्तित करते हैं, ढेला में परिवर्तित करते हैं, तृण भूमि में परिवर्तित करते हैं या नरम कोयला में परिवर्तित करते हैं। किस रूप में वो परिवर्तित करते हैं? तो बिल्कुल सही, खाद मिट्टी में वो क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी अशोकानंद, स्वामी राजेश्वरानंद और स्वामी अभेदानंद? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा पराक्रम दिवस कब मनाया गया और कब मनाया जाएगा, किसके जन्मदिन पर मनाया गया। ठीक है, चलिए। धोप एक मौसमी खेल है। धोप एक मौसमी खेल है जो कहाँ खेला जाता है? महाराष्ट्र में खेला जाता है धोप। धोप एक मौसमी खेल है जो कहाँ खेला जाता है? महाराष्ट्र में, नागालैंड में, मेघालय में या असम में? कहाँ खेला जाता है धोप? तो धोप ये खेला जाता है असम में। कहाँ खेला जाता है? असम में खेला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के एक थैले में किस गैस को प्रवाहित किया जाता है? ऑक्सीजन को, हीलियम को, हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को? चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के एक थैले में किस गैस को प्रवाहित किया जाता है? तो नाइट्रोजन को प्रवाहित किया जाता है। अगले प्रश्न पर, 2 साल तक, वेरी इजी, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में ले लेने की विशेषता थी? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, ब्रिटिश इंडिया रेगुलेटिंग अधिनियम, रॉलेट अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम? तो क्या था ये? ठीक है, तो ये रॉलेट भाई, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन का होता है, थायरॉक्सिन का होता है, एड्रिनल का होता है या वृद्धि हार्मोन का होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन का, थायरॉक्सिन का, एड्रिनल का या वृद्धि हार्मोन का? किसका होता है? तो वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविशंकर को, लता मंगेशकर को, AR रहमान को, जाकिर हुसैन को। निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविशंकर, लता मंगेशकर, AR रहमान या जाकिर हुसैन। तो किसे किया गया? तो रविशंकर। किसी को किया गया? रविशंकर को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जी दुर्गाबाई देशमुख, अरुणा आसापाली, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो कौन थे? जी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक और अध्यक्ष। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में, 1992 में, 1995 में, 1994 में। तो ये की गई थी 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 1993 में। एक चीज़ आप याद रखिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन योजनाओं से जरूर प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह से गिरावट आई? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उद्भव हुआ, मतलब जो विकास हुआ, जब वो आए, तो किस समुद्री बंदरगाह में गिरावट आई? विशाखापट्टनम, सूरत, बम्बई या कलकत्ता। तो कहाँ आई गिरावट? सूरत में। कहाँ आई? सूरत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1912 में जमशेदपुर में भारत में पहला लोहा और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? RJ टाटा ने, DJ टाटा ने, RD टाटा ने या JN टाटा ने। तो किसने ये किया था? JN टाटा ने। बिल्कुल सही। 1912 में जमशेदपुर में भारत में पहला लोहा और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो JN टाटा ने स्थापित किया था। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार है? छठ, तीज, मकर संक्रांति, दीपावली। बहुत ही सरल, छठ। ठीक है, कौन है? छठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49, सेकंड लास्ट। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? यानी भूमि पर जब उच्च जनसंख्या, मतलब जो बढ़ी हुई जनसंख्या का दबाव जब भूमि पर होता है, तो वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है? व्यावसायिक खेती की जाती है, गहन निर्वाह खेती की जाती है, व्यापक निर्वाह खेती की जाती है या आदिम निर्वाह खेती की जाती है? तो वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यहाँ पर गहन निर्वाह खेती की जाती है। जब मतलब जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव जब भूमि पर हो जाता है, यानी जनसंख्या अधिक है और हमारी भूमि कम उपजाऊ करने के लिए, फसल पैदा करने के लिए, तो हम वहाँ पर गहन निर्वाह खेती का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर व्यवसायिक, व्यापक या आदिम की निर्वाह खेती का प्रयोग कर ही नहीं सकते, हमारा काम ही नहीं चल सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सौभाग्य योजना। यानी ऐसी इसमें से कौन सी नीति है जो काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो कौन सी आती है? मतलब काम करने का अधिकार। आयुष्मान भारत काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आती है? बिल्कुल नहीं। सौभाग्य योजना आती है? बिल्कुल नहीं। काम करने का अधिकार तो महात्मा गांधी, यानी मनरेगा जिसे कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जो मनरेगा होता है वो हमें काम करने का अधिकार देता है और वो ही हमारे अधिकार के अंतर्गत आता है। आयुष्मान भारत योजना ये हमारे काम करने के अधिकार की नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी नहीं है, सौभाग्य योजना भी नहीं है। क्या है? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो साथियों, आज का सेशन समाप्त होता हुआ हमने 100 प्रश्नों को फटाफट अंदाज में सुपर फास्ट 100 तरीके से किया। आप अपना खुद एनालिसिस करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए, तो आप लगे रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हम कल लेकर के आएंगे सुपर फास्ट 100 किसकी? हिंदी की। फिर अगले दिन सुपर फास्ट अगर 100 नहीं हुई, क्योंकि रीजनिंग में करने में टाइम लगता है, तो हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे रीजनिंग की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें भाई। ठीक है, तो आपने हमारा साथ दिया अब तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।